देखो यहाँ पे द साइज ऑफ द सेल डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर। ठीक है, सेल का जो साइज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे दो फैक्टर्स है। पहला है लोग के रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, दूसरा क्या है द रेगुलेटिंग द एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है पहले समझो। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि एक सेल लगातार न्यूट्रिएंट अगर ले रहा है तो सेल्स में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है, वो इंक्रीज करने लगता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब उसमें मेटाबॉलिक एनाबॉलिज्म होने लगता है। ठीक है, जिससे कि सेल का साइज जब जैसे से बड़ा, ठीक है, सेल के अंदर एनाबॉलिज्म हो रहा, ठीक है, जिससे कि अब न्यूक्लियस को लगने लगता है कि हम अकेला इन सेल्स को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, अकेला हम इन सेल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसको लग रहा है? न्यूक्लियस को लग रहा है। बनाते एक सेल ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या होता है अब न्यूक्लियस अगर आप तुम संभाल नहीं पाए तो न्यूक्लियस हो जाता है क्या? डिवाइड। न्यूक्लियस अपने आप क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है, क्योंकि हम तो अकेला संभाल नहीं पाएंगे, हमको दो न्यूक्लियस चाहिए एक सेल को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा सेल का साइज बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लिया। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद पूरे सेल्स को तो ये संभाल रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड तो कर ले भाई, तुम्हारा तो रिक्वायरमेंट तो पूरा कर दिए, लोग संभालो पूरे सेल्स को, लेकिन ये प्रोसेस को संभाल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आ रहा है? साइज बढ़ने से, सेल का साइज बढ़ने से सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि अभी लोग देखे थे ना, सेल जितना छोटा होगा उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो अगर सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो अब इस सेल्स को इस वॉल्यूम की तुलना में जितना इसका वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो गया ना, तो उतना बड़ा सेल जितना ज्यादा साइज का होगा उतना वो डोमिनेंट नेचर का होगा, उतना बाहर से कम न्यूट्रिएंट इसके अंदर में आएगा। तो सेल का तो वॉल्यूम बढ़ गया है ना, अब सेल का वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका न्यूट्रिएंट का तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, उसका नेसेसरी भी बढ़ेगा। तो इस वॉल्यूम की तुलना में उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा, क्योंकि इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया? कम हो गया। तो फाइनली क्या होता है? सेल्स को भी क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो सेल भी क्या होता है? डिवाइड करके अपने वापस से पुराने वाले स्टेटस को रिगेन कर लेता है, फिर से ये पहले जैसा बन जाता है। देखो फिर से पहले जैसा बन गया, एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? सेल को डिवाइड करना पड़ता है दो में। ठीक है, फिर से ये पहले जैसा स्टेटस को रिगेन कर लेता है। तो सेल डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्मिक या बोल सकते साइटो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है या फिर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका जो बैलेंस होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंडेक्स का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है। वो कैसा रहता है? वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसको मेंटेन करके रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए फाइनली सेल्स को क्या होता है? सेल्स को डिवाइड करना होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या इंडेक्स को बैलेंस रखने के लिए जो डिसबैलेंस हुआ ना, सेल्स बड़ा हो गया न्यूक्लियस कंपेयर टू न्यूक्लियस, तो ये इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का ये जो डिफरेंस है ना, ये डिसबैलेंस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए सेल्स को फाइनली डिवाइड करना पड़ता है। तो इतना तो पता चल चुका तुमको सेल डिवाइड क्यों करता है। क्लियर है? अच्छा, अब आओ यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट द सेल साइज। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सेल साइज को कंट्रीब्यूट करता है। पहला हम लोग का क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, दूसरा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द सेल। होता क्या देखो, अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की ये अगर बैलेंस है, ठीक है, ये अगर डिसबैलेंस है तो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर डिसबैलेंस इसमें हुआ, मतलब अगर साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज करने लगता है तो न्यूक्लियस को लगता है क्या कि अब सेल्स को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो में। न्यूक्लियस अपने आप को डबल कर लेता है। ठीक है, जब दोनों डबल हो जाता है, साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी तो बढ़ ही रहा है, तभी तो न्यूक्लियस डिवाइड किया। अब दोनों जब डबल हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा? सेल का साइज इंक्रीज करने लगेगा, सेल का साइज बढ़ने लगेगा। अगर सेल का साइज बढ़ने लगेगा तो वहां पे क्या होगा? सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटने लगेगा। ठीक है, तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है? यहाँ पे कम होने लगेगा। अब इसको मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो नॉर्मल एक्टिविटी को शो कर सके। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? तो टू इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है समझ में आ गया? पहला तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पता चल गया। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द सेल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द सेल बोलेंगे हम क्या क्या? दूसरा फैक्टर क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल साइज को? वो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द सेल। डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, इस पॉइंट में हम बता रहे हैं डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शनलिटी क्या है।
सेल को न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका सेल का सरफेस एरिया डिसाइड होता है। ठीक है, अगर एक सेल का न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका सरफेस वॉल्यूम से ज्यादा होगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ज्यादा होगा, सेल उतनी छोटा होगा, मतलब वो सेल उतनी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल है, मान एक सेल है, एक सेल है, अब इन सेल्स का अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस। अब इस सेल्स का, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस सेल्स का इससे छोटा साइज होना सेल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, इन सेल्स का इससे छोटा साइज होना पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि क्या है, सेल का साइज ज्यादा है, ये तो अपने आप को छोटा कर नहीं पा रहा, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, क्योंकि सेल जैसे जितना साइज बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उतना कम होता है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, क्योंकि मेरा जितना वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के हिसाब से हमको जितना न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, हमको उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या रहना पड़ता है, हमेशा हमको स्टार्वेशन में रहना पड़ता है, हमको भूखा रहना पड़ता है, हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो क्या कर सकता है, इसे तो अपने आप को छोटा भी नहीं कर सकता है, तो नेचर ने क्या किया, एक काम करो, तुम अपने साइज को स्मॉल नहीं कर सकते हो, अपने साइज को घटा नहीं सकते हो, तो अपने चारों तरफ, अपने सेल के चारों तरफ क्या कर लो, एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया को बढ़ा लो। ठीक है, अपने सरफेस पे क्या कर लो, अपने सरफेस के ऊपर और एक्स्ट्रा सरफेस एरिया को बढ़ा लो। ठीक है, तो ये सेल क्या किया, अब एक्स्ट्रा सरफेस एरिया बाहर की तरफ निकाल दिया, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। तो तुम देखना, जिसको लोग क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, विली भी बोलते हैं। तुम देखना इंटेस्टाइन में देखा तुम लोग ने, इंटेस्टाइन में देखना, वहां पे क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इंटेस्टाइन, कि वहां पे सेल्स का साइज को छोटा रखना पॉसिबल नहीं है, वहां पे सेल के साइज को, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, इसलिए सेल अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सरफेस एरिया, एक्स्ट्रा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। ठीक है, जिससे कि वो ये बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस बनाता है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को ले सकता है। जैसे इंटेस्टाइनल वॉल होता है, देखना वहां पर ऐसा ऐसा करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, इसको लोग विली बोलते हैं। ठीक है, चल रहा है, तो ये हो गया कि हम लोग का दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पता चल गया तुमको। अब नेक्स्ट हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, टोटिपोटेंसी, देखो यहाँ पे टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट क्या है, सेलुलर टोटिपोटेंसी। देखो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग समझाए थे टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है वो तुम लोग को समझाए थे। देखो, द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, याद रखना, टोटिपोटेंसी का मतलब होता है एक सेल्स के पास एबिलिटी होता है, एक कैपेबिलिटी होता है कि वो सेल्स डिवाइड करके पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स को बना दे, पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटिपोटेंसी। लेकिन वो कौन बना रहा है, सेल्स बना रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे क्या, सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल में जाइगोट। तो एक सिंगल सेल्स के पास वो सारा कैपेबिलिटी होगा कि वो पूरा का पूरा डिवाइड करके तो पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल्स को बना दे, पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर दे। जैसे कि तुम देखो जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम मिलता है। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट ओव्यूम, या फिर इसको एग भी बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता क्या है, जाइगोट, जो क्या होता है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स बना एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब तुम देखोगे यही जाइगोट आगे चल के क्या होता है, पूरा कंप्लीट क्या होता है, फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जाइगोट के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर एम्ब्रायो बनता है, फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है, उसके बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, एक ह्यूमन बन जाता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बनता है।
इसी जायगोट से क्या बना, एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बना, एक ह्यूमन बना। तो जायगोट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेलुलर टोटिपोटेंसी, ठीक है, क्योंकि एक जायगोट के पास, ठीक है, एक ह्यूमन को बनाने का वो सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर में रहता है, जिससे कि वो फाइनली डिवाइड करके वो कंप्लीट इंडिविजुअल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे दिस कैपेबिलिटी इज ग्रेटर, ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी वाला जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टर, ये जो कैपेबिलिटी है, वो कहाँ पे देखा जाता है, मेनली प्लांट सेल्स में देखा जाता है, ठीक है। सेलुलर टोटिपोटेंसी वाला जो कैपेबिलिटी होता है वो कहाँ पे होता है, मेनली प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स में मेनली देखा जाता है, ठीक है। और द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज सजेस्टेड बाय गॉटलिब हेम्बरलैंड। ये जो टोटिपोटेंसी वाला जो कांसेप्ट था, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, गॉटलिब हेम्बरलैंड, ठीक है। लेकिन इस बात को ये जो टोटिपोटेंसी वाला जो फीचर्स है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया, इसको प्रूव करने वाले कौन थे, स्टीवर्ट थे। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कैरोट लिया था, ठीक है, उन्होंने एक गाजर लिया और कैरोट से एक सेल्स को निकाला, ठीक है, इस कैरोट से एक सेल्स को निकाला और इस सिंगल सेल से क्या किया, उन्होंने एक पूरा का पूरा कंप्लीट कैरोट प्लांट को प्रोड्यूस किया। देखो यहाँ पे यूज ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी। सो सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज क्या है, पहला क्या है इसका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू को कल्चर करते हैं, मतलब एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट से मैंने क्या किया, इस प्लांट से मैंने एक सेल्स को निकाला, ठीक है, एक सेल्स को निकाल के हम लोग क्या किया, इसको कल्चर मीडियम में डाला, ठीक है। कल्चर मीडियम मतलब क्या हो गया, मान लो कल्चर मीडियम मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। कल्चर मीडियम, एक मीडियम, कल्चर मीडियम के अंदर में एक सेल्स का सारा रिक्वायरमेंट, एक सेल्स के ग्रो करने के लिए, ठीक है, एक सेल्स को ग्रो करने के लिए जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, मतलब एक सेल्स को ग्रो करने के लिए उसके खाने पीने के सामान, उसका न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिएंट वगैरह, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए जो भी हार्मोन है, ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, साइटोकिन है, जो भी हार्मोन का जरूरत है, उसको हम लोग उस कल्चर मीडियम में डाल कर रखते हैं, उसको उस कल्चर मीडियम में ऐड कर रखते हैं, ताकि सेल्स का जो भी नेसेसरी होगा वो उस मीडियम से लेकर के फाइनली वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो कल्चर मीडियम के अंदर हम लोग यहाँ पे सब कुछ ऐड कर रखते हैं, उसका न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह इसमें डालते हैं लोग, ठीक है, कुछ ग्रोथ हार्मोन ऐड कर रखते हैं इसमें, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इस चैप्टर में भी नहीं है, बस यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टोटिपोटेंसी के साथ यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना ये जो सारा बातें हम लोग इसको सब अलग अलग चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना है। तो समझ में आ गया। तो एक कल्चर मीडियम के अंदर में सेल्स का सारा खाने पीने का सामान होता है, उसकी ग्रोथ का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया जाता है, ठीक है, यहाँ पूरा तैयारी किया जाता है। तो उस कल्चर मीडियम में हम लोग सब कुछ ऐड कर देते हैं, क्लियर। अब इस कल्चर मीडियम में क्या किया, लोग एक्सेस को प्लांट से एक्सेस को लिए उसको कल्चर मीडियम के अंदर में लोग उसको डाल दिए। डालने के बाद क्या होगा, वो सेल्स धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रिशंस को लेके हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन लेकर के अपने एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैलस, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, ये जो बना क्या तुम्हारा, ये जो बना क्या, ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास, ठीक है। तो सेल्स क्या किया, सेल्स के डिवाइड करके बहुत सारा टिश्यू बनाया, बहुत सारे एक सेल्स डिवाइड करके बहुत सारा टिश्यू बनाया, एक सेल्स ग्रुप बना, ठीक है, जो कि अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये एक नॉर्मल टिश्यू अभी कुछ स्पेशलाइज नहीं हुआ है, अभी एक नॉर्मल सा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है अभी ये जो कैलस है, ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मास है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलस बोल रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे इसको लोग, ठीक है, फिर ये कैलस धीरे धीरे क्या बनाएगा, फिर धीरे धीरे क्या बनाएगा, छोटा छोटा ये बनाएगा क्या, छोटा छोटा प्लांट्स बनाएगा, टीनी प्लांट्स बनाएगा। फिर इन छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइनली मान लो कि मीडियम में होगा, कोई मीडियम में होगा, ठीक है। और फिर इस छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल करके फाइनली इसको यहाँ से सेपरेट करके किसी सॉइल या फिर किसी भी पॉट में वहाँ पे लोग लगा सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके वो कंप्लीट प्लांट को बना लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, समझ में। तो टिश्यू कल्चर मतलब क्या हो गया, तो इसे टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, बस एक प्लांट से एक सिंगल सेल्स को निकालते हैं, उसको उस कल्चर मीडियम में ऐड करते हैं, और इस मीडियम के अंदर में एक सेल्स को
एक सेल्स के ग्रोथ के लिए, एक सेल्स के ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है वो उस कल्चर मीडियम से लेता रहता है और फाइनली क्या बनाता है, वो धीरे धीरे डिवाइड करके एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मास बनाते हैं सेल्स का, जिसको हम कैलस बोलते हैं। फिर वो कैलस डिवाइड करके, ठीक है, फिर उसको हम लोग किसी मीडियम में उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उन मीडियम में सेल्स का और भी जो सेल्स ग्रोथ करने का जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उस कल्चर मीडियम में ऐड कर रखे हुए हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये कैलस अपने आप को गोल गोल छोटे छोटे प्लांट्स बनाता है, ठीक है, धीरे धीरे टीनी प्लांट्स को बनाता है और ये टीनी प्लांट्स को हम लोग निकाल करके फिर से किसी सॉइल में लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इंडिविजुअल प्लांट्स को अलग अलग लगा देते हैं, ठीक है। तो पहला वो हम लोग का क्या है, टिश्यू कल्चर। दूसरा क्या हुआ हम लोग का, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग, अब तुम सोचो थोड़ा देखिए, टिश्यू कल्चर क्यों पॉसिबल है, टिश्यू कल्चर क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ इट्स टोटिपोटेंसी। अगर एक सेल्स के अंदर में टोटिपोटेंसी वाला कैरेक्टर फीचर्स नहीं होता, अगर वो सेल डिवाइड करके पूरा एक कंप्लीट प्लांट को नहीं बना पाता, तो फिर टिश्यू कल्चर तुमको डालने के बाद भी क्या होता है, वो प्लांट नहीं बना पाता। तो एक सिंगल सेल पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट क्यों बना रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक फीचर्स है। कैसा फीचर्स है उसमें, टोटिपोटेंसी वाला। एक कंप्लीट प्लांट का सारा इंफॉर्मेशन सिंगल सेल्स के अंदर में होता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स टोटिपोटेंसी। अगर उसके पास टोटिपोटेंसी नहीं होगा, सेल को डिवाइड करने वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा, एक डिवाइड अगर करने वाला प्रॉपर्टी नहीं है, दैट मींस वो पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट नहीं बना सकता है, याद रखना, ठीक है। अब क्या है दूसरा होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, अगर लिमिटेड स्पेस में, अब तुमको इससे फायदा क्या होगा, तुम कम जगह में बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर ले रहे हो, ठीक है। एक सिंगल सेल से तुम क्या किए, वहां से क्या किए, एक लिमिटेड स्पेस में, मान लो अगर स्पेस का कमी है, लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, तो लिमिटेड स्पेस में क्या किया, तुम एक सेल्स निकाले और बहुत सारा यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स तैयार कर लिए, छोटे छोटे बहुत सारा प्लांट्स तैयार कर लिए। मतलब एक लिमिटेड स्पेस में टिश्यू कल्चर की मदद से जब हम थाउजेंड ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन समझ में क्या बोले, एक लिमिटेड स्पेस में टिश्यू कल्चर की मदद से हम लोग जब थाउजेंड ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वायरस, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट में तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, देखो वायरस फ्री प्लांट, ऐसा प्लांट बनाना है हमको जो कैसा होगा, वायरस से फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर वायरस का कोई इफेक्ट ना हो, तो इसी को हम लोग क्या बोले, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। तो वायरस फ्री प्लांट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वायरस फ्री प्लांट के लिए हम लोग यूज करते हैं एपिकल मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है। तो हम लोग वायरस फ्री प्लांट के लिए क्या करते हैं, हम लोग एपिकल मेरिस्टेम का यूज करते हैं, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर वायरस का जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि वायरस फ्री प्लांट के लोग एपिकल मेरिस्टेम का यूज करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर वायरस इफेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जिस स्पीड से ग्रो करता है, ठीक है, जिस स्पीड से डिवाइड करता है, वायरस अपने इन्फेक्शन को उस स्पीड से स्प्रेड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। मतलब एपिकल मेरिस्टेम का जो सेल्स होता है, वो जिस स्पीड से डिवाइड कर रहा है ना, उस स्पीड से वायरस अपने इन्फेक्शंस को स्प्रेड नहीं कर पाता है, उस स्पीड से वायरस अपने इन्फेक्शंस को फैला नहीं पाता है। तो याद रखना, एपिकल मेरिस्टेम, अपन लोग से एपिकल मेरिस्टेम क्या है अभी बता रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम क्या है। एपिकल मेरिस्टेम देखो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग देखना है कोई भी प्लांट, ठीक है, कोई प्लांट क्या होता है, लंबाई में बढ़ता है ना, अपने लेंथ में इंक्रीज करता है, ठीक है। तो लेंथ में इंक्रीज करने के लिए वहां पे दो टिश्यू की जरूरत होता है, इतना याद रखना। जब कोई प्लांट, ठीक है, तुम देखना प्लांट का जो टिप होता है ना, टिप देखना, टिप पे नया नया लीफ आता रहता है। प्लांट का जो टिप होता है ना, जैसे हमारा एक प्लांट है, इसका टिप पे देखो नया नया लीफ आता रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, एपिकल, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टाइप होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट का जो टिप होता है ना, प्लांट का टिप पे होता है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो टिश्यू होता है, जो टिप पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम,
ठीक है। और ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करवाता है, हेल्प इन ठीक है, हेल्प इन इलोंगेशन, या बोल सकते हैं लेंथ में क्या करवाता है, ये इंक्रीमेंट करवाता है। कोई भी प्लांट अगर लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, अपने लंबाई में इंक्रीज कर रहा है, अपने लंबाई में इलोंगेट कर रहा है, मतलब वहां पे कौन सा मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम कहां पे होता है, या तो ये होता है टिप पे, टिप पे भी कहां, टिप पे कहां, टिप में हो सकता है यहाँ पे, या तो ये रूट के टिप पे होगा या तो ये शूट के टिप पे होगा। टिप पे भी कहां होगा, रूट का टिप पे होगा या फिर ये शूट के टिप पे होगा। ठीक है, चल मैं आता। अब देखो यहाँ पे तो याद रखना, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये जो प्लांट है ना, ये जो इसका एपिकल रीजन है, एपिकल रीजन मतलब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे हमने क्या बताया कि एपिकल मेरिस्टेम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट के लिए लोग एपिकल मेरिस्टेम का यूज करते हैं, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वायरस एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो जिस स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं उस स्पीड से वायरस अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाता है। तो याद रखना, एपिकल मेरिस्टेम का सेल्स हमेशा रैपिडली ग्रो करता है, हमेशा रैपिडली डिवाइड करता है। ठीक है, और उस स्पीड से वायरस अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाता है, उन एपिकल मेरिस्टेम तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो पूरे अगर मान लो पूरे प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी प्लांट का केवल एक हिस्सा ऐसा होगा जहां पर क्या होगा, वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, वो हिस्सा कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम से तुम क्या करो, एक सेल्स को निकालो, यहाँ से एक सेल्स को तुम बाहर निकालो, यहाँ से एक सेल्स को बाहर निकालो, निकालने के बाद क्या करो, इसको डालो कहाँ, कल्चर मीडियम में, कहाँ, टिश्यू कल्चर मीडियम में, इसको डालने में कहाँ, टिश्यू कल्चर में। अब टिश्यू कल्चर में तुम डालने के बाद तुम मालूम है इसके बाद क्या होने वाला है, टिश्यू कल्चर में डालने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी प्लांट को तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या किया, से जो एपिकल पार्ट है वहां से एक सेल्स को लिए, उसको टिश्यू कल्चर मीडियम में डाले। ठीक है, और फिर वो सेल्स क्या होगा, इसमें चूंकि इसमें टोटिपोटेंसी वाला फीचर्स होता है, कैरेक्टर होता है, जिसमें से वो डिवाइड करेगा टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर में, और फिर वहां से वो एक हेल्दी प्लांट को हम लोग वहां से हम लोग बना सकते हैं, वहां से हेल्दी प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ पाया कि वायरस फ्री प्लांट का मतलब क्या होगा। अब ये जो प्लांट होगा ना, ये वायरस फ्री होगा, इसमें कोई भी वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वायरस फ्री प्लांट के लोग यूज करते हैं। और एक होता है क्या, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन। आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आर्टिफिशियली सीड को ही बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसा होता है जो नेचुरली सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनमें नेचुरली सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग आर्टिफिशियल सीड, ऐसे प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल सीड्स को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक, ठीक है, यहाँ पर क्या किए, कुछ सोमैटिक सेल्स लिए, प्लांट से क्या किया, हम लोग कुछ सोमैटिक सेल लेते हैं, यहाँ पे प्लांट से क्या किया हम लोग, कुछ सोमैटिक सेल लिए। ठीक है, इन सोमैटिक सेल्स के चारों तरफ, ठीक है, इन सोमैटिक सेल्स के चारों तरफ एक केमिकल से क्या करते हैं, उसको लोग कवर कर देते हैं, जिसको इस केमिकल को बोलते हैं क्या, कैल्शियम एल्जीनेट, कैल्शियम एल्जीनेट। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक सोमैटिक सेल्स लेते हैं, सोमैटिक सेल्स के चारों तरफ एक कैल्शियम एल्जीनेट का क्या बनाते हैं, यहाँ पे कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैल्शियम एजेंट के थ्रू इसको इसके आसपास कवर कर देते हैं, कैल्शियम एजेंट केमिकल्स के थ्रू, और एक टफ कवरिंग बनाते हैं, जैसे सीड्स के चारों तरफ कवरिंग होता है ना, टेस्टाटिक का, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, एक कैल्शियम एजेंट कवरिंग बनाते हैं। और फिर इस ये जो सोमैटिक सेल्स है ना, इसको अगर किसी मीडियम में, इसको किसी मीडियम में अगर लोग डालते हैं, किसी कल्चर मीडियम में डालते हैं, तो इसका जो सेल्स है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, वो डिवाइड कर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, इसके सेल्स डिवाइड कर जाते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या है, ये आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन है। ये क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन है। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नेचुरली सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग, ऐसे केस में क्या होता है, सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सीड्स को बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली सीड्स को बना लेते हैं। क्लियर है।